शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है। इसके चलते इस रेडियो पर समुदाय से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आपके सामने आते रहते हैं। और इस रेडियो को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है, और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी हम कई जानकारी परक कार्यक्रम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नागेंद्र गंगोला, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर गंगोला, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में मैं नागेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से हम इस इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ को ले जा रहे हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस सीरीज़ में हम बेसिकली लिटरेरी बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड को किसी भी एज के पहले डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद हम लिटरेचर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आज एंग्लो सेक्शंस और एंग्लो नॉर्मन एज के बाद मैं लेके आया हूं आपके सामने एज ऑफ चौसर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज है। शुरुआत करते हैं दोस्तों एज ऑफ चौसर के टाइम स्पैन से। तो एज ऑफ चौसर को कहा जाता है कि 1350 से लेकर 1400 के बीच एज ऑफ चौसर को पूरा माना जाता है। लेकिन कई किताबों में से 1340 से 1400 भी कहा गया है। 1350 कई लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि एंग्लो सेक्शन की एज वहाँ तक मानी जाती है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहें तो उनके लिए मैं एक डेट सजेस्ट करूंगा कि वो लोग 1340 से 1400 के बीच इसको समझें। और अब बात करते हैं कि अगर हम एज ऑफ चौसर की बात करें तो हम इसको उन्हीं 3 चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं: पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड और लिटरेरी बैकग्राउंड। तो आज मैं कोशिश करता हूं कि पॉलिटिकल और सोशल में आपको पूरा कर पाएं और अगले वाले को पूरा साहित्य में डिस्कस करेंगे। इस एज के 2 से 3 ऑडियो भी हो सकते हैं। तो चलते हैं सफ़र में और सबसे पहले आते हैं एज ऑफ चौसर के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में। देखिए, एज ऑफ चौसर को हम 3 भागों में अगर बांटें तो एज ऑफ चौसर में अगर हम पॉलिटिकली देखें तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट नंबर 1 जो इम्पोर्टेंस रखता है। नंबर दूसरा जो है सोशल कंटेक्स्ट में हम देखें तो ब्लैक डेथ आता है, और नंबर तीसरा जो आता है वो है पेजेंट्स रिवॉल्यूशन। तो ये 3 चीज़ों को हम ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं और किसी भी कॉम्पिटिशन्स में भी इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो लोग लिटरेचर को समझना चाहें उनके लिए भी यही ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से दोस्तों। तो बात करते हैं कि इंग्लैंड में कौन सी ऐसी ऐतिहासिक परिस्थितियां रहीं जिससे इंग्लैंड में एज ऑफ चौसर डिफाइन होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 100 ईयर्स वॉर की, जिसका टाइम स्पैन है 1337 से 1453 तक। हुआ यूं था दोस्तों कि 1337 से 1453 का समय है, ये इंग्लैंड ने एक बहुत बड़े वॉर में बिताया, और इस वॉर में इंग्लैंड ने बेसिकली बहुत कुछ खोया और समाज के अंदर गरीबी और करप्शन बढ़ता चला गया। तो क्या था ये 100 ईयर वॉर, इसको देखते हैं। देखिए, 1307 में एडवर्ड सेकंड बेसिकली यहाँ पर एक राजा के रूप में आए थे। जब ये आए थे तो हुआ यूं था, एडवर्ड सेकंड वो एक राजा की सारी जिम्मेदारियां निभा पाने में पूरी तरह असफल रहे। एज ए किंग वो पूरी तरह फेलियर थे, और इसका खामियाजा ये हुआ कि उनके जो नोबल्स थे उनके राजकाज में, वो नोबल्स उनसे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे और बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। दे वर नॉट हैप्पी एट ऑल। और ऊपर से इनका एक खास व्यक्ति को, जिसका नाम गेवस्टन था, उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज देना और उसको बहुत तरीके से फ़ायदा देना, उनके नाम प्रॉपर्टी करना, और उनको बिल्कुल इतना ज़्यादा उनके साथ एमिकेबिलिटी के साथ रहना कि वो पूरे राजकाज और अपनी फैमिली लाइफ को भी इग्नोर करने लगे थे। ये नोबल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और तब नोबल्स पूरी तरह गुस्से में थे कि राजा पूरी तरह इस पूरी राजकाज को त्याग के गेवस्टन के साथ ही जो है लगे पड़े हैं, और गेवस्टन को बेसिकली सारा प्रिविलेज दिया गया है और सब लोगों को इग्नोर किया गया है, राजकाज को भी इग्नोर किया गया है। तो इसका खामियाजा ये हुआ
कि एक नोबल जो उनमें से था रॉजर मॉर्टिमर जिसका नाम था, रॉजर मॉर्टिमर ने राजा को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश रच ली। और रॉजर मॉर्टिमर ने राजा की वाइफ यानी कि क्वीन रानी के साथ ही ये कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया, एक षड्यंत्र रचा गया और उनका नाम था इजाबेला ऑफ फ्रांस। तो इजाबेला के साथ मिलकर रॉजर मॉर्टिमर ने एडवर्ड सेकंड को हटाने का षड्यंत्र रचा और एडवर्ड सेकंड को पूरी तरीके से राज सिंहासन से हटा दिया गया और एडवर्ड सेकंड के बेटे के नाम पे 3 सालों तक उन्होंने वहाँ रूल किया और एडवर्ड सेकंड को पूरी तरीके से हटा के उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ये जो एग्जीक्यूशन था एडवर्ड सेकंड का, उसके कुछ समय बाद एडवर्ड थर्ड को राजा बनाया गया जो उनका बेटा था। लेकिन एडवर्ड थर्ड रॉजर मॉर्टिमर से बहुत ज़्यादा जेलसी रखता था और वो काफ़ी बुरे तरीके से उनसे एक दुश्मनी का भाव रखता था और उन्होंने अपना पूरा पावर का यूज़ करते हुए मॉर्टिमर को पकड़ लिया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अपने फादर का रिवेंज लेने के लिए उन्होंने ये किया और जो गद्दी थी उसे पूरी तरह हथिया लिया और जो उनकी मदर थी जो कि क्वीन थी उन्हें इम्प्रिजन कर दिया, जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद एडवर्ड थ्री इंग्लैंड के राजा घोषित हो गए। लेकिन जब एडवर्ड थ्री इंग्लैंड के राजा घोषित हुए तो फ्रांस को ये फूटी आंख नहीं सुहाया, क्योंकि फ्रांसीसी लोग इंग्लैंड को पूरी तरीके से अपने कब्जे में करना चाहते थे। और दूसरा जो आपका इससे पहले के जो राजा थे एडवर्ड सेकेंड, उनकी जो खास झुकाव था वो फ्रांसीसी लोगों के लिए था। तो अब फ्रेंच लोगों ने स्कॉटलैंड के साथ मिलके इंग्लैंड के खिलाफ जो है एक साजिश रची। उन्होंने एडवर्ड थ्री से ये क्लेम किया कि फ्यूडलिज्म के तहत वो लोग फ्रांसीसी लोगों को टैक्स दें और बहुत सारे उनको पैसे और वैल्यूएबल चीज़ों की डिमांड करने लगे एज ए टैक्स। तो इस वजह से जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने एडवर्ड की गद्दी को हथियाने की पूरी योजना तैयार की थी और ये उसी का एक हिस्सा था। एडवर्ड थर्ड ने इसको पूरी तरह ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ, न टैक्स देने वाला हूँ और ना ही मैं फ्रांस से डरने वाला हूँ। तो इसके चलते दोनों में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो गया और इस तरीके से शुरू हुआ 100 ईयर वॉर और फ्रांस की आर्मी और एडवर्ड थर्ड की आर्मी के बीच शुरू हुआ। ठीक 1337 में स्टार्ट हुआ और ये लगातार चलता रहा। कभी ये युद्ध चलता, कभी कोई युद्ध, फ्रांस जीतता तो कभी इंग्लैंड, और ये सीरीज चलती रही और ये 100 सालों से ऊपर निकल गया। अगर आप स्टडी करें तो ये पूरा 116 साल तक चला है। लेकिन इसके लॉन्ग लास्टिंग जो एक इसका नेचर है उसको सिंबॉलिकली दिखाने के लिए इसे 100 सालों का या 100 ईयर वॉर कह दिया जाता है, वरना तो ये 100 से ऊपर 116 साल तक चला हुआ है। अब आप सोचिए कि किसी जगह पे अगर 116 साल युद्ध चले लगातार, तो क्या उस समाज की स्थिति होगी और किस तरीके से लोग उससे टूट जाएंगे और किस तरीके से वहाँ हर चीज़ का अभाव और अकाल हो जाएगा। वही हुआ और इंग्लैंड बुरी तरीके से वर्चुअली हम कह सकते हैं बैंकरप्ट हो गया था। उसके पास बहुत सारी कमियां थी, ना उसके पास खाद्यान्न थे, ना रिसोर्सेज बचे थे और लोग टूट चुके थे युद्ध की वजह से। करप्शन पूरा हाई था और चर्च अपना पावरफुल होने की वजह से पूरा फ़ायदा उठा रहा था। तो ऐसी स्थिति में अभी इंग्लैंड गुजर ही रहा था कि इंग्लैंड को एक और नई चीज़ से गुजरना पड़ा जो उससे भी कहीं ज़्यादा भयावह थी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम एक बहुत बड़े पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं और कोरोना जो हमें इतने सालों से पूरी तरीके से परेशान किए हुए है, पूरी सोसाइटी इससे और लोगों की लाइफ और कल्चर तक चेंज हो चुका है सोसाइटी का। ठीक ऐसी एक पेंडेमिक ने, जो कि इससे भी ज़्यादा भयावह थी उस दौर पे जब मेडिसिन पूरी तरह डेवलप्ड स्टेट में नहीं थी, इंग्लैंड को लील लिया था। और वो जब हम उसकी बात करते हैं तो दूसरी घटना होगी जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में हमें समझनी होगी, और वो थी ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ दोस्तों कहा जाता है प्लेग को। उन दिनों ये प्लेग जो है बेसिकली इंग्लैंड में जब फैला तो ये इतना इन्फेक्शस डिजीज़ था कि इसने पूरे लंदन में तबाही मचा दी और कहीं पर जो है लोगों के लाशों के ढेर लग जाते थे। और इसे ब्लैक डेथ इसलिए कहा गया क्योंकि जब ये बुखार या ये इन्फेक्शन किसी को होता था तो जब वो मरता था तो उसकी पूरी बॉडी काली पड़ जाती थी, इसलिए ब्लैक डेथ भी बोला गया। सिंबॉलिकली आप ये भी समझ सकते हैं कि ब्लैक एक नेगेटिविटी का
या कुछ बैड ओमेंस को दिखाता है, तो इसलिए भी ब्लैक डेथ कह सकते हैं। तो सबसे पहले जब ब्लैक डेथ ने इंग्लैंड में दस्तक दी तो उस ब्यूबोनिक प्लेग जिसे कहते हैं वो इंग्लैंड में जून 1348 में आया। 1348 में जब प्लेग यहाँ पर आया तो उसने लंदन को और पूरे इंग्लैंड को इतना बुरी तरीके से प्रभावित किया कि पूरे इंग्लैंड के लोग इस तरीके से मरने लगे कि उनकी गिनती कर पाना भी असंभव हो गया। बेसिकली ये प्लेग का कारण ये था कि जो चूहों के फर में, उनकी स्किन में छिपने वाला एक खास तरीके का फ्ली होता है, पैरासाइट होता है, उसकी वजह से फैलता था और इसने इंग्लैंड की 1/3 पॉपुलेशन को पूरा वाइप आउट कर दिया था कुछ ही टाइम पे। अब ये आया कहाँ से? एक्चुअली जितने भी जहाज जो उस समय इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया करते थे, और उस समय पानी के जहाज ही इसका सबसे बढ़िया साधन थे, आप जानते हैं, तो उनमें छिप के जो चूहे आते थे या उन्हीं में से ये प्लेग एक्चुअली इधर से उधर गया और इस तरीके से इसने बहुत ज़्यादा इंग्लैंड को प्रभावित किया। अब बात करते हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ। इसमें ज़्यादातर ये हुआ कि जो गरीब जनता थी और जो विलेज थे वहाँ से लोगों ने सिटीज़ को माइग्रेशन करना शुरू किया, और इसी तरीके से एग्रीकल्चरल लेबरर्स की कमी हो गई। बहुत सारे गांव के गांव सुनसान और वीरान पड़ गए। और ऐसे में जब बड़ी मुश्किल से इंग्लैंड ने कुछ साल सांसें संभाली थी, तो एक और चीज़ को हमें नोट करना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को कि 1348 का ये प्लेग 1362, 1367 यानी 1362, 1367 एंड 1370, 1370 3 बार फिर से रिपीट हुआ। और जब ये रिपीट हुआ तो फिर से इसने उतनी ही तबाही इंग्लैंड की सोसाइटी में की थी, क्योंकि अभी तक भी इसकी मेडिसिन्स उपलब्ध नहीं थी। तो इस तरीके से इंग्लैंड की एक और अर्थव्यवस्था और सोशल कंडीशन जहां 100 ईयर्स बैटल ने पूरी तरह तोड़ के रखी थी, उसको ब्लैक डेथ ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया था और इंग्लैंड अपने बुरी बदहाल स्थिति में था और बहुत बुरी तरीके से इंग्लैंड की सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई थी और इंग्लैंड बुरी तरीके से सोसाइटी के उस कगार पे खड़ा था समाज के, जहां पर समाज सिर्फ टूटने की कगार पे होता है और उसमें कुछ होपफुल नहीं होता। और ऐसे में अगर हम बात करें कि जो तीसरा जो टॉपिक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट था, पेजेंट्स रिवॉल्यूशन, तो वो फिर अपने आप अपनी जड़ें जमाता और अपने आप को साफ तौर पे इंडिकेशन देता प्रतीत होता है। क्योंकि देखिए, इंग्लैंड में सर्फ ड्रम एक व्यवस्था थी, और सर्फ ड्रम ये था जिसे मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि फ्रांसीसी लोगों ने इंग्लैंड में एक खास सिस्टम डेवलप किया था जिसे फ्यूडलिज्म कहते हैं, सामंतवाद। और फ्यूडलिज्म में हायरार्कल नेचर में सबसे ऊपर बैठा था चर्च और पोप, और चर्च के रोमन कैथोलिक चर्च के सारे लोग, उसके बाद होते थे राजा, फिर नोबल्स, बैरन्स, और आपको पता है कि इस तरीके से हम लैंडलॉर्ड्स, नाइट्स लैंडलॉर्ड से होते हुए लास्ट में पेजेंट्स में पहुंचते थे। पेजेंट्स सबसे लोअर तबका होता था जो खेतों पे काम करता था, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने बुरी तरीके से इनसे टैक्स लेते हुए इनके खेत भी वसूल लिए थे, और इनको सिर्फ जीने और खाने भर का दिया जाता था, और ये उन्हीं के खेतों में बंधुआ मजदूरों की तरह काम किया करते थे। इन बंधुआ मजदूरों के सिस्टम को, जहां इन्हें सिर्फ उनकी खेती में काम करने के लिए रोबोट्स की तरह यूज किया जाता था और मेंटली और फिजिकली एक्सप्लॉइट किया जाता था, इस सिस्टम का नाम एक्चुअली इंग्लैंड में उस समय सर्फ ड्रम रखा गया। और ये जो पेजेंट्स थे, गरीब किसान लोग, इनको सर्फ बोला गया, SERF। तो सर्फ ड्रम का इस सिस्टम बुरी तरीके से इंग्लैंड को लील रहा था, इंग्लैंड की खासकर उस जनता को जो बिल्कुल लोअर तबके की थी। और उस दौरान अगर ऐसे प्लेग जैसी इन्फेक्शस डिजीज आई हो तो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा असर किस पे होगा? तो सबसे ज़्यादा असर लोअर तबके पे होगा, क्योंकि वो लोग इन्फेक्शन के ज़्यादा करीब होते हैं। हुआ भी यही दोस्तों, और बहुत सारे किसान बुरी तरीके से प्लेग की चपेट में आए और एक के बाद एक मरने लगे, दम तोड़ने लगे। इन सब का खामियाजा ये हुआ दोस्तों कि जो गरीब थे और जो खेतों में काम करने वाले लेबरर्स थे, उनकी संख्या दिन ब दिन घटती चली गई, और लैंडलॉर्ड के बीच में लेबरर्स को लेके भी एक कंपटीशन या जंग छिड़ गई। अब इस दौर पे किसान पूरी तरीके से अंदर से भरे हुए थे, आक्रोश थे, क्योंकि उनको सर्फ ड्रम सिस्टम के खिलाफ अपना आक्रोश निकालना था। लेकिन उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनके इस गुस्से को एक लीड कर सके एक खास दिशा की ओर। तब उस दौर पे एक हीरो जो उभरे हैं, उनका नाम है वैट टाइलर, WATTYLER।
वेट टाइलर ने किसानों के संगठन और किसानों को आपस में संगठित किया और एक बड़ी क्रांति के लिए तैयार किया। और ठीक 1381 को किसानों ने इस क्रांति को इंग्लैंड में शुरू किया, जिसे हम पेजेंट्स रिवॉल्यूशन कहते हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ वेट टाइलर इन 1381 all the peasants actually revolted against the king and all those forces which were actually suppressing them, जो उन्हें बुरी तरीके से कुचलने में लगे थे। और इसका खामियाजा ये हुआ कि दोनों ओर फियर्स लड़ाई हुई और दोनों लोग मरने लगे। यहाँ पर देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है कि किसानों की संख्या ऑलरेडी कम हो गई थी, लेबरर्स बहुत कम मिल रहे थे। ऐसे में अगर और लेबरर्स मरते तो इंग्लैंड में एग्रीकल्चर खत्म होने का खतरा भी मंडरा रहा था। ऐसे में कुछ राजा के सलाहकारों ने इस खतरे को भांप लिया था और लिहाजा उन्होंने राजा से इस पीजेंट्स रिवॉल्यूशन को एक्चुअली सक्सेसफुली खत्म करने का जल्दी से जल्दी निर्णय लेने को दबाव बनाया और बिना किसी हिंसा के। तो राजा को घुटने टेकने पड़े और पहली बार किसानों की जिद के आगे राजा झुका और पीजेंट्स रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुई, हाईली सक्सेसफुल। और इस तरीके से पीजेंट्स रिवॉल्यूशन में एक सिस्टम खत्म हुआ इंग्लैंड के अंदर, जिसे हम कहते हैं सर्फ ड्रम। तो सर्फ ड्रम एंडेड विद द 1381 और ये हाईली सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन मानी जाती है समाज के अंदर। तो इस तरीके से वेट टाइलर बन के उभरे हीरो। तो इस तरीके से हमारी जो 3 कंटेक्स्ट हैं हिस्टोरिकली, जिसमें एक पॉलिटिकल कंटेक्स्ट था विलियम सेकंड और विलियम थर्ड का, दूसरा कंटेक्स्ट था ब्लैक डेथ का, और तीसरा था वेट टाइलर जो पेजेंट्स रिवॉल्यूशन है। इसने इंग्लैंड की आने वाली दिशा को निर्धारित कर दिया था। तो ऐसे में जब समाज इस तरीके की चीज़ों से होकर गुजर रहा था और सब चीज़ें इस तरीके से कुछ बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक थी, तो ऐसे में किस तरीके का साहित्य रचा गया होगा? क्या साहित्य पे कोई खतरा मंडरा रहा था कि या साहित्य कुछ और ज़्यादा बढ़िया बन के उभरने वाला था? तो दोस्तों अगर इसे जानना है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगली लेक्चर तक, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लेके आने वाले हैं एज ऑफ चौसर में साहित्य की क्या दशा थी, और फिर लेके आएंगे कि चौसर ने उसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया। तो दोस्तों सुनते सुनाते रहिएगा और मिलते मिलाते रहिएगा और लेक्चर्स को शेयर कीजिए, सुनिए, और उसके बाद उस पे लिटरेचर के बाकी टॉपिक्स पे भी रिसर्च कीजिए, क्योंकि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे तो आपकी जो नॉलेज है उसका हॉराइजन्स और उसके जो सोचने के दायरे हैं वो भी बढ़ेंगे। तो मिलता हूँ आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, जिसे हम कहेंगे एज ऑफ चौसर में साहित्य की क्या स्थिति थी, हाउ वाज द लिटरेचर इन एज ऑफ चौसर। और टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे दोस्तों।